हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार एसएससी का जो इटोरिया द्वारा प्रकाशित है सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम जीएस पेपर में 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 25 क्वेश्चन जो मैथ का है इसको हम अलग से प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैथ पोर्शन जो अलग से हम इसको 25 करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य। बताना है कि उच्च ऊर्जा स्तर अधिक होना चाहिए और छोटा तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में किसका होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी एक्स किरणें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो दे रखा है सभी क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी परावैंगिक किरण हो गया, दृश्यमान विकिरण हो गया और रक्त विकिरण, ये सभी क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें संगलन की गुप्त उष्मा क्या होता है? उच्च होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ देखिए, याद रखिए बर्फ की अगर हम बात करते हैं, बर्फ की गलन की जो गुप्त उष्मा होता है वह कितना होता है? तो याद रखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर देखा है तो प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है और डिम्ब का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है तो कैसा होता है? ये द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखें, जो ब्रायोफाइट की अगर हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा का, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है? बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, विसरण जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा विसरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विसरण की क्रिया जो है ये पदार्थ के परमाणु में होता है, अणु में होता है या आयनों में, यह सब अनियमित गति के कारण होता है, सब याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो यहाँ पर 6 का जो आंसर होगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो, यानी पॉलीसोम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूलन के दोलन की आवृत्ति, देखिए आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है, आवर्तकाल ना पूछकर यहाँ पर आवृत्ति पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक चीज पता होगा, टी इज इक्वल टू क्या होता है? तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई क्या होता है? जी होता है। तो कह रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगा? अब देखिए, जब अचानक वो खड़ा होता तो एल क्या हो जाता है? ये घट जाता है। जब ये एल घटेगा तो जाहिर सी बात है आवर्तकाल क्या होगा? ये भी घट जाएगा, यानी टी घटेगा। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो यानी एफ इजिकल टू क्या होता है? 1/t होता है। 1 बाई क्या होता है? यहाँ 1 लिखा है, 1 बाई क्या होता है? टी होता है। अब आपको पता है जब टी घटेगा तो आवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर जब टी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होता है? बताइए। अब ये देखिए, ये है धातु, ये है अधातु। धातु और धातु के संयोग से जो बनता है वो आयनिक बंधन होता है, ठीक है ना। तो आयनिक बंधन वाला 2 ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, ठीक है। लेकिन अब करा ऊर्जा की बात, तो देखिए जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता ऊर्जा क्या होता है? शोषित नहीं होता बल्कि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग जो है
निषेचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा N2O। याद रखिएगा N2O जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। बताइए, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से किसको मिलाते हैं तो सीमेंट का जमना क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। बताइए, तो यहाँ पर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम हो। याद रखिए जिप्सम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ जिप्सम की बात की, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 और उसके बाद 2 वाटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आई बस में चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोडियम दे रखा है। ठीक है, ये उसका भार दे रखा है, एटॉमिक एटॉमिक मास बोल सकते हैं, यानी मास नंबर से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। देखिए बीटा होता है, अल्फा होता है और गामा होता है। अगर एक बीटा जब किसी परमाणु से अगर निकलता है तो याद रखिए द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी 22 है तो 22 ही होगा। लेकिन उसके एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक बढ़ जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो 11 से बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाता है। आपको पता है 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर, तो ये मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर कल के क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि अगर 1 अल्फा अगर निकलता हो तो 1 अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक की कमी होता है और द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, 2 की कमी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद होने चाहिए। अब बच गया गामा। अगर गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दूध में बोल सकते हैं या दही बोल सकते हैं। उसके बाद मेथनोइक अम्ल की बात किया जा रहा है तो मेथनोइक किस में पाया जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्म चीटी जो काटता है ना उसमें होता है, यानी इसको फार्मूला आता है CH OOH, ये होता है मेथोनिक, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, चीटी में पाया जाता है। ठीक है, और सिट्रिक यहाँ लिखा हुआ है खट्टे फल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, निकलता है। तो इसको अवशोषित, इसको ऑब्जर्व कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैडियम। यानी 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैडियम का उपयोग किया जाता है। तो कैडियम अगर एक और होता है याद रखिए बोरोन भी होता है। ठीक है ना, तो बोरोन और कैडियम का काम क्या है, जो नाइट्रोजन जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो रिएक्शन होता है उसके दौरान जो न्यूट्रॉन निकलता है एक्स्ट्रा, उसको कैडियम या तो बोरोन उसको क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर यूरेनियम दे रखा है, तो यूरेनियम का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है किस ताप पर ये वाटर का फॉर्मूला है H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी 0 से अगर 4 डिग्री तक अगर हम बढ़ाते हैं तो आयतन में क्या होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है, घटता है और डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम 4 डिग्री के बाद की अगर बात करते हैं, 4 डिग्री के बाद अगर हम करते हैं तो आयतन के वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या। आपसे पूछा जा रहा है कि अश्रु गैस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्फा क्लोरोसीटोफिनोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है CCl3 और O2 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि कर्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क। देखिए कर्नेलाइट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। एक होता है कर्नेलाइट होता है, कर्नेलाइट, एक होता है कर्नेटाइड होता है। बहुत लोग दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो कर्नेलाइट जो अयस्क होता है ये मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक होता है कार्लोटाइड, एक होता है पीच ब्लेड, दोनों होता है यूरेनियम का अयस्क होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17
कहता लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे देखिए इसका बुक में आंसर ऐसे ए दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ए नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन गैस तो ठीक है, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये होना चाहिए, या मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, बी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आंसर ए दे रखा है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन को, ए होगा या बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18। कहता है जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले मशरूम का भाग कहलाता है, तो उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बेसिडियो कार्प। क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प उसको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित, यानी कौन सी बीमारी जो जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर हैजा होता है, टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है, डिप्थीरिया होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 थोड़ा सा धुंधला हो गया, फिर भी इसको हम रीड कर देते हैं अच्छे से। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, यानी ओ में जो ओ होता है ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन पूछ रहा है कौन सा एंटीजन पाया, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना ने बिना मारे प्रजनन कर सकता है क्या कहलाता है। तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है कि 21 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेम्परेट वायरस को क्या बोलते हैं, टेम्परेट वायरस बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी धनुषकार भी होता है, चपटा भी होता है और नीचे धसा हुआ भी होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर कौन सी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाए, लीवर जिसको यकृत कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वजन की बात करते हैं तो ये 1.5 किलो से लेकर 2 केजी तक इसका वजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह अंकुरित अनाजों से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाए। विटामिन ई की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरोल, याद रखिएगा। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति क्या होता है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉकरोच और केकड़ा, याद रखिए कॉकरोच और केकड़ा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉकरोच और केकड़ा की अगर बात करते हैं तो ये अर्थोपोडा संघ के जीव हैं, याद रखिएगा। और कॉकरोच का स्पेशली बात करते हैं तो इसमें कितने हृदय होते हैं, तो इसमें 13 हृदय होते हैं। अब देखिए अर्थोपोडा की बात करें तो अर्थोपोडा में और सारे जीव आते हैं, जैसे तिलचट्टा हो गया, झींगा हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये सब इसी अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो बताना कि किस धातु से बनी थी। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये कांस्य, याद रखिए कांस्य की बनी होती है। ठीक है, अगर जनरली अगर हम कांस्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, कॉपर और टिन से मिलाकर कांस्य बनाया जाता है। एक होता है पीतल होता है, पीतल में क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, जेडन होता है। ठीक है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि प्रारंभिक ऋग वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे,
बताइए। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नागार्जुन हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा और वसुमित्र। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये राज कवि थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद, देखिए पहले और बाद का शासन किया था। खिलजी वंश का पूछ रहा है ना, तो खिलजी वंश से पहले कौन था, तो गुलाम वंश। तो गुलाम वंश पहले दो ऑप्शन में दे रखा, यहाँ दे रखा और यहाँ दे रखा। उसके बाद खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, खिलजी वंश के बाद कौन सा एक वंश आया था, तो उसके तुगलक आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर खिलजी वंश के शासन की बात करते हैं तो ये 1290 से 1320 था। ठीक है, अगर हम गुलाम वंश की अगर बात करते हैं तो ये 1206 से 1290, और तुगलक वंश की अगर बात करते हैं तो 1320 से 1412, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, तो सुपर कर दूं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था। बताइए, अकबर सबसे पहले भी याद होना चाहिए कर तीर्थ यात्रा कर किसने बंद किया था, तो अकबर ने किया था। और कब बंद किया था, तो ये 1563 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कर बंद किए थे, जैसे हो गया प्रथा कर, यानी गुलाम कर बोल सकते हैं, दास्ता कर बोल सकते हैं, वो 1562 में। ठीक है, उसके बाद आगरा का स्थान पर फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाए थे, कब, तो 1571 में। उसके बाद जजिया कर की अगर बात करते हैं तो कब समाप्त किए थे, तो 1564 ईस्वी में। तो ये सब फैक्ट जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है चटगांव शस्त्रगाह पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। बताइए, 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रीति लता वाडेदार, याद रखिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है इनमें कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काकोरी ट्रेन कांड की बात हो रही थी, कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर ये नवजीवन को किए थे, नवजीवन को संपादन किए थे, और कब किए थे, तो भी याद रखिए 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था इसका प्रकाशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता भारत में स्वायत्तता शुरू की गई थी, आपको बताने कब शुरू की गई थी। तो इसका 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के साथ। यानी कृष्णदेवराय जो थे गोलकुंडा के युद्ध किसके साथ लड़े थे, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने शिलान्यास किया था। अगर हम बात करते हैं ये महात्मा गांधी ने नेशनल कॉलेज की अगर बात करते हैं और बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास की अगर बात करते हैं तो कब हुआ था ये, तो 6 फरवरी 1921 को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपके बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जानी खाद्य और कृषि। याद रहे, खाद्य और कृषि। अगर हम अंतिम सरकार के बाद इसमें कितने सदस्य थे? तो टोटल 14 सदस्य। कितने? टोटल 14 सदस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदस्यों का नाम बताएं। देखिए अस्थायी पूछा जा रहा है, तो अब देखिए ढांचे की बात हम केंद्र सरकार में बात करें तो लोकसभा हो जाएगा, अगर हम राज्य सरकार में बात करें तो विधानसभा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा जो है दोनों क्या है? अस्थायी सदन है। अगर आपसे पूछता है कि अस्थायी सदन कौन है, तो राज्यसभा हो जाता है और विधान परिषद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विधानमंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, तो आपको बताना है किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है निम्न में से एक भारत का संघ सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बना, आपको बताने वो कौन सा राज्य था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिक्किम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य, यानी कौन सा राज्य बना था? ये 22वां राज्य के रूप में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना? बताइए। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एच एम फाइनर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, कैसे आएगा वो बता रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पर दे रखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना जो किस देश से लिया गया है, तो इसकी प्रस्तावना जो है ये अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया? अमेरिका से। यहाँ तो अमेरिका नहीं दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में कहेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया, देखिए सिर्फ यहाँ प्रस्तावना लिखा हुआ, अगर प्रस्तावना की भाषा पूछता तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा आपको बताने। बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर देखा जाए 46 का राइट आंसर आपका तो ए हो जाए, यानी सीप किला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में है। जो जिला दर्रा की बात करते हैं तो ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर साथ में था तो बोला जाता था, और उसके बाद अगर हम जिलेस्पा की बात करते हैं तो ये भी आपका सिक्किम में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है? बताइए, एक हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेनेजुएला। याद रखिएगा, वेनेजुएला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा से भी पता हो, लेकिन ये अमेजन नदी कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्न में कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राजस्थान जो इसका हिस्सा नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है इसका हिस्सा। अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की घाटी किसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी ए हो जाए, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा है किसका? नर्मदा नदी का। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो आपको पता है कि असम या अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में एंट्री करता है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका, यहाँ पर राइट आंसर पे क्या हो जाए, यहाँ पर सी हो जाए, पेट्रोलियम जो है इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा पेट्रोलियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन 50 कहता है पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक काल का निर्धारण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 कहता है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यही कि नई जलोढ़ मिट्टी क्या, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करते तो राइट आंसर आपका बी हो जाता। अब ये खादर और बांग की अगर बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन होता है, तो खादर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, यानी किन राज्यों से होकर गुजरता है या बोल सकते हैं, बताइए किन किन राज्यों के कवर करता है। तो 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अवितरित लाभ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी कांडला बंदरगाह। याद रखिएगा कांडला बंदरगाह कहाँ थे, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह। सबसे भी पूछा जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो कांडला बंदरगाह। लेकिन अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, इसका नाम चेंज कर दिया 2017 में, तो कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, तो भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए उपभोक्ता दिवस एक होता है विश्व होता है, एक राष्ट्रीय होता है, यहाँ सिर्फ लिखा प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस। तो यहाँ पर देखिए तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, तो दोनों डेट ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये हो गया आपका 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कमलेश शर्मा। याद रखिएगा कमलेश शर्मा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताना है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर देखा जाए तो लूनेज क्षेत्र गुजरात में सही है, केसी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना परिसर किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और किस नदी पर ये, तो ये भागीरथी नदी पर। याद रखिएगा ये भागीरथी नदी पे है और इस परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, UNEP जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। यहाँ पर 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि हरे पौधे
सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उसके बाद डैश दे रखा है ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कितने परसेंट ग्रहण करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 1% क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आहार जाल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आहार जाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कौन सा मरुस्थल की जल दाब स्थिति में विकसित होता है, बताइए। तो मरुस्थल की बात हो रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जीरोफाइट, उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है, तो यहाँ पर यूरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यूरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश का पहले नैनो डैम्प संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गांधीनगर, याद रखिएगा गांधीनगर जो है इसका राइट आंसर होगा। गांधीनगर का मतलब यानी गुजरात, याद रखिए गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, बताइए किस शहर में किया गया, तो ये गोवा में किया गया, गोवा में यानी पणजी में, यानी गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68। आपको बताने हैं कि यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखा है तो सूर्य कुंड सीप मेला ये हरियाणा में, उसके बाद हिम महोत्सव जो है ये आपका उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये दिल्ली में। तो आपसे पूछा रहा है कि कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गंगा उत्सव नई दिल्ली सही है, नुआखाई कृषि उत्सव ये उड़ीसा में, तो ये भी सही है। आपका सिर्फ बी नहीं सही, तो बी यानी हिम महोत्सव कहाँ होता है, तो नई दिल्ली, यानी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो 69 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमूल मजूमदार, याद रखिएगा अमूल मजूमदार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अमित भरत शाह जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा अमिता भर लिखा हुआ है, अमिता भरत शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो 71 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 19, याद रखिएगा 19 बच्चे को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता भारत के पहले ग्राफिक केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो यहाँ पर 72 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, यानी कोची जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो पहला लिखा हुआ है कि सर थोड़ा सा धुंधला हो गया है उसके लिए सॉरी। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 कौन है, तो लियोन मेसी, ये सही है। उसके बाद का सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 कौन है, तो एताना बोनमटी, ते भी आपका क्या है, सही है, जो स्पेन की है, ते भी आपका राइट आंसर हो गया। और सी दे रखा लियोन मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, ते भी आपका सही, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को देश का पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर 74 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, लखनऊ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75। निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है,
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जानी, संजीव जी को मिला किस लिए, मुझे पहचानों के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम हिंदी ये मैथिली की बात करते हैं, मैथिली में किसको मिला है, तो बासुकी नाथ झा को बोध संकेत के लिए। अगर अंग्रेजी में बात करते तो नीलम शरण गौर को मिला है रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। और उर्दू भाषा में अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला है 2023 के लिए, तो सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कम से कम आपको हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी या उर्दू में चारों साहित्य पुरस्कार आपको कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, जो एक तरह का जीएस पेपर था। बाकी आपका 25 जो है मैथ का, इसका अलग से हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।